हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे पार्ट सी जो CSIR नेट नवंबर 2020 में आए थे एंड ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ही हैं। सो मैं सारे 3.5 मार्क्स के तो मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर दिए एंड पार्ट ए के भी। सो ये पार्ट सी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं एंड ये 18th क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हैं दोनों, EMT के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्पेसक्राफ्ट ऑफ मास m, इसका जो मास दे रखा है वो दे रखा है 1000 किलोग्राम, हैज़ अ फुली रिफ्लेक्टिंग सेल दैट इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द सन। सो एक पर फुली रिफ्लेक्टिंग सेल है। सो ये होती क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ मिरर शीट है जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट पे अटैच करते हैं हम इस सेल को, ताकि वो सेल्फ एक्सेलरेट हो सके। रेडिएशन प्रेशर की वजह से वो एक्सेलरेट हो जाती है, तो ये सेल उसलिए यूज़ करते हैं। सो एक फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको एक मिरर की तरह ले लो, एक सरफेस की तरह ले लो। उसको हमने ओरिएंट करा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द सन। द सन रेडिएट्स 10⁻26 वॉट एंड हैज़ अ मास 10⁻30 किलोग्राम, इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स। सो अदर प्लैनेट्स का इफेक्ट इग्नोर करना है, सिर्फ सन का इफेक्ट लेना है इस एयर स्पेसक्राफ्ट या फिर सेल पे। फॉर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, so gravitational pull of the sun to balance the radiation pressure on the sail, the area of the sail will be। so हमें ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन को बैलेंस करना है रेडिएशन प्रेशर से और उससे हमने एरिया निकालना है। सो क्वेश्चन में इन्होंने साफ सारी चीज़ें दे ही दिया है, तो आप यहीं से ही देख लो कि आपको ग्रेविटेशनल जो पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन का है इस स्पेसक्राफ्ट पे जो लगेगा उसको हम बैलेंस कर देंगे फोर्स ड्यू टू द रेडिएशन प्रेशर ऑफ द सेल। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर देंगे एंड उससे हमारा आंसर आ जाएगा। सो अगर आपको कंसेप्ट पता है, फॉर्मूलेस पता है, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दे क्या कर रखा है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा सन है एंड ये जो है हर डायरेक्शन में रेडिएट करेगा। सो इसकी हमें पावर दे रखी है सन की, एक तो मास दे रखा है और सन की हमें पावर दे रखी है 10⁻26 वॉट। सो ये हर डायरेक्शन में रेडिएट करेगा। सो एक सर्कुलर पाथ ही ले रहे हैं, एलिप्टिकल नहीं ले रहे, एक सर्कुलर पाथ ही ले रहे हैं। सो उसके अराउंड जैसे ये रेडिएट कर रहा है, सो इट्स लाइक अ स्फीयर। सो 3 डायमेंशन में एक स्फीयर पे ये पूरा रेडिएट कर रहा है एंड हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो इधर है एंड उसकी जो सेल है वो मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। सो ये 3 डायमेंशन में है, आप ऐसे लेके देख लो इसे। और इसका जो ये चीज़ है, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ये सन की डायरेक्शन में। सन की जो रेडिएशन आ रही है इस पे परपेंडिकुलर पड़ रही है इस सरफेस पे एंड इसका जो एरिया है, एज्यूम इट्स एरिया टू बी ए एंड जो ये ऑर्बिट का रेडियस है उसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्फीयर है, इट्स अ स्फीयर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, सो सन रेडिएट कर रहा है ऑल डायरेक्शन में थ्रू आउट दिस स्फीयर। सो और हमारी सेल है सिर्फ इधर। सो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर अ फुली रिफ्लेक्टिंग, सो रेडिएशन प्रेशर का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या होता है। फॉर अ फुली एब्जॉर्बिंग सरफेस, फॉर अ फुली एब्जॉर्बिंग सरफेस जो रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज P रेडिएशन, वो होता है U के इक्वल। U क्या है हमारा, इट इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव। सो ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसकी जो रेडिएशन आ रही है इसकी एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड U होता है I/C, तो ये हो जाता है I/C के इक्वल। ठीक है, I वेयर I इज़ द इंटेंसिटी, दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एंड U क्या, ये मैंने बता ही दिया, दिस इज़ एनर्जी डेंसिटी, दैट इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो ये इसके इक्वल होता है। बट यहाँ पे क्या, एक फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो फॉर फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए अलग फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ये सब। फॉर अ फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रेडिएशन प्रेशर होता है, रेडिएशन प्रेशर वो 2U के इक्वल होता है, क्योंकि जो मोमेंटम है जब रेडिएशन इस पे आती है फिर वापस जाती है तो 2 टाइम्स हो जाता है, तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो 2U हो जाती है और 2I/C आप लिख सकते हो। सो इसके इक्वल होती है फॉर अ फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। I यहाँ पे इंटेंसिटी है। सो अब हम इंटेंसिटी का
अब हमने प्रेशर हमें पता चल गया, रेडिएशन प्रेशर, यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं इस रेडिएशन से, बट हमें यहाँ पे इंटेंसिटी को भी रिलेट करना पड़ेगा। जो हमें क्वांटिटी यहाँ पे दे रखी है, हमें पावर दे रखी है, तो हमें यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा इंटेंसिटी को। सो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है इंटेंसिटी? इट इज़ द एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। आपने ये पढ़ा होगा, ये भी पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी होती है एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, या फिर आपको ये पता होगा कि ये होता है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही होती है पॉइंटिंग वेक्टर या फिर इंटेंसिटी, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? इट इज़ द पावर, और द एवरेज पावर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एवरेज पावर बाय ए, कैपिटल पी से लिख रहा हूँ, स्मॉल पी मैंने रेडिएशन प्रेशर के लिए डिनोट किया, तो इसको कैपिटल पी से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज़ पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो अब यहाँ से हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एवरेज पावर दे रखी है जो रेडिएट सन कर रहा है। सो सन रेडिएट कर रहा है 10⁻26 वॉट, सो 10⁻26 वॉट इज़ द एवरेज पावर। एंड किस एरिया पे रेडिएट कर रहा है? ये पूरे स्फीयर पे रेडिएट कर रहा है, तो इसका पूरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr², ठीक है। r इज़ द, मैंने ऑर्बिट का रेडियस r लिया, तो r² के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी इंटेंसिटी आ गई। सो सिंपली यहाँ से रेडिएशन प्रेशर निकाल लेते हैं। हमने रेडिएशन प्रेशर पता है 2I/c होता है, सो ये हो जाएगा 2 × 10⁻26 बाय 4πr² × c, ठीक है। तो हमें रेडिएशन प्रेशर पता चल गया। अब हम इस रेडिएशन प्रेशर की वजह से फोर्स निकाल सकते हैं ऑन आवर स्पेसक्राफ्ट या फिर ऑन आवर सेल। सो फोर्स ड्यू टू द रेडिएशन प्रेशर ऑफ सन ऑन द सेल। सो सेल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, डैट वुड बी, फोर्स होता है सिंपली प्रेशर इनटू एरिया। सो रेडिएशन प्रेशर इनटू एरिया, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेल, ठीक है। ये अलग एरिया है, दिस इज़ द एरिया ऑफ सेल जो हमें निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहीं से ही हमारा एरिया आएगा। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेल जो हमारा इस पे पड़ रहा है, ठीक है। अभी तक हमने जो ये यूज़ किया था ये पूरे सरफेस वाला था, ठीक है। इंटेंसिटी पर जो पूरी स्फीयर के ऊपर हमारा रेडिएट हो रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो पूरे स्फीयर के ऊपर रेडिएट हो रही है। और यहाँ पे जब हम फोर्स निकाल रहे हैं, हम सेल पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सेल का एरिया हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेल। सो अब इस फोर्स को हम बैलेंस कर देंगे बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा वो होता है Gmm/r², ठीक है। एंड जो रेडिएशन प्रेशर की वजह से फोर्स है वो हमारा है P रेडिएशन इंटू ए। सो P रेडिएशन इंटू ए ये हमने निकाल ले लिया, 10⁻16 इंटू 4πr² इंटू c, एंड इधर आ जाएगा A, ठीक है। तो प्रेशर इंटू एरिया, सो दिस, ये रेडिएशन प्रेशर हमने निकाल लिया था। सो यहाँ से आपको दिख रहा है r² तो कैंसिल हो जाएगा, एंड एरिया आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप एरिया निकाल लो। तो Gmm/r², सो पहले मैं लिख देता हूँ, तो Gmm इंटू c बाय 2 × 10⁻16, सो यही क्वांटिटी बच जाएगी खाली। सो इस सिंपली इक्वेट करते हैं, सारी चीज़ें डालते हैं। सो 6G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, मास सन का 10⁻30 है, इसका 10⁻3 मास है सेल का, हमारी स्पेसक्राफ्ट का, एंड स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड बचा क्या? सो यहाँ से आप ये तो कैंसिल कर दो। सो यहाँ पे एक ये क्वांटिटी भी बचेगी, 2 × 10⁻16 तो नीचे आ गया, एंड 4π ऊपर जाएगा, तो 4π यहाँ पे रह गया था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4π, एंड नीचे है 2 × 10⁻16, सॉरी 10⁻26, सो 2 × 10⁻26 है ये, 2 × 10⁻26। सो 2 यहाँ से कैंसिल होके ये 2π हो जाएगा, एंड जब ये 10⁻26 है, एंड दिस विल बी 10⁻33 -11 दैट विल बी 22, और 10⁻26 ऊपर जाके -26 हो जाएगा, दैट विल बी -4, सो 10⁻⁻4 बचेगा। एंड बचा क्या हमारे पास? 6.67 × 3 × 2π, दैट विल बी 6π,
इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁸ ये बच गया। एंड ठीक है, तो बस यही बच गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 6.67 इंटू 6 पाई, डैट विल बी 125.72 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻4 और 10⁸, डैट विल बी 10⁻4 एंड मीटर स्क्वायर में एरिया आ रहा है। तो ऐसा यूनिट में ही सारी यूनिट्स हमने लिया है यहाँ पे, ऐसा यूनिट्स में है सारी वैल्यू, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ द सेल आ जाएगा। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस फोर्थ ऑप्शन 10⁻6 दे रखा है पर मीटर स्क्वायर में, सो यही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन EMT से है, 19th क्वेश्चन। The electric field due to a uniformly charged infinite line along the z-axis as observed in the rest frame S of the line charge is, so electric field दे रखी है, एक uniformly infinite line charge है along the z-axis। so मैं यहाँ पे एक बारी फिगर बना देता हूँ। so this is the z-axis and ये y-axis है। ठीक है, तो राइट हैंड सिस्टम हो गया, x क्रॉसेस y, z इधर डायरेक्शन में है एंड हमें एक लाइन चार्ज दे रखा है। सो लाइन चार्ज में इस डायरेक्शन में z एक्सिस के अलोंग है, तो एंड ये रेस्ट फ्रेम में है। रेस्ट फ्रेम में इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ER वेक्टर इज लैम्डा बाय 2πε0 xi कैप प्लस yj कैप बाय x² प्लस y²। In the moving frame M moving with a uniform, in a frame M moving with a constant velocity v with respect to s, so एक moving frame है M जो z डायरेक्शन में मूव कर रहा है with respect to s, so x stationary frame है, rest frame है ये, so ये rest frame है and एक moving frame है हमारे पास M frame जो z डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक मैं मूविंग फ्रेम बना रहा हूँ M जो z डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। सो vz जो है वो v के इक्वल है, सो इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, दिस विल बी z डैश x डैश y डैश। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश इज, सो इस मूविंग फ्रेम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्या होगी। सो आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़े हो, रिलेटिविस्टिक्स जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो सिंपली उससे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं, सो आप डराइव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। सो एक डायरेक्शन में आप याद कर लो, x डायरेक्शन में या फिर y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में, बाकी आप सिंपली साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करके x को y से, y को z से और z को x से चेंज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी था ये बहुत, अगर आपका फॉर्मूलेज याद हैं। ठीक है, तो क्या होता है अगर जैसे ये फ्रेम मूव कर रहा है, तो पहले सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ध्यान से देखोगे तो x और y डायरेक्शन में ही दे रखी है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो EX I कैप प्लस EY J कैप। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग करके आप देख सकते हो कि हमें x कॉम्पोनेंट दे रखा है और y कॉम्पोनेंट दे रखा है और z कॉम्पोनेंट यहाँ पे नहीं दे रखा, तो मतलब वो ज़ीरो है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो z कॉम्पोनेंट है वो हमें ज़ीरो दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि नहीं दे रखी, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ज़ीरो है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा वो ज़ीरो ही है। ठीक है, अगर दे रखी होती तो आपको देना पड़ता। सो मतलब ये जो सारे कॉम्पोनेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के वो ज़ीरो हैं। एंड ये चीज़ याद रखना कि जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है, ये जैसे M z डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में जो फील्ड्स हैं वो चेंज नहीं होती, डैट रिमेन्स इनवेरिएंट। सो इन द डायरेक्शन इन विच द फ्रेम इज मूविंग द फील्ड रिमेन्स इनवेरिएंट। सो z डायरेक्शन में जो है, सो z डायरेक्शन में द फील्ड्स विल रिमेन इनवेरिएंट। जो पहले थी वही अब रहेगी, मतलब bz डैश विल बी इक्वल टू bz जो हमारा ज़ीरो ही है, पहले से ही दे रखा था, और ez डैश जो अब जो वो भी ज़ीरो ही दे रखा था, तो वो भी ज़ीरो ही रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उस डायरेक्शन में फील्ड्स इनवेरिएंट रहती हैं, और वो ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो दे रखी थी तो ज़ीरो होगी, अगर कुछ वैल्यू दे रखी होती तो वही रहती। एंड बाकी डायरेक्शंस में डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं,
तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ऑप्शंस में देखो तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकालने हैं, मैग्नेटिक फील्ड के नहीं निकालने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन द मूविंग फ्रेम, एम फ्रेम में, तो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई एक्स डैश, उसका फॉर्मूला होता है गामा टाइम्स ई एक्स माइनस वी जेड बी वाई, एंड ई वाई डैश होता है गामा टाइम्स ई वाई प्लस वी जेड इंटू बी एक्स, ठीक है। एंड सिंस ये बी वाई जो है ये ज़ीरो दे रखा है तो ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, एंड बी एक्स भी ज़ीरो दे रखा है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, एंड ये हो जाएगा गामा ई एक्स के इक्वल, ये हो जाएगा गामा ई वाई के इक्वल। सो ई एक्स डैश हो जाएगा गामा ई एक्स, ई वाई हो जाएगा गामा ई वाई, एंड आउट ऑफ दीज ऑप्शंस फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेम यही दे रखा है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन था, यही करना था इसमें, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलेज होते हैं, तो ये मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले सिर्फ एप्लीकेबल हैं अगर मूविंग जो फ्रेम मूव कर रहा है वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर आपको दूसरा देता तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, तो चेंज कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पहले मैग्नेटिक फील्ड और एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता देता हूँ। सो ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में बी एक्स डैश होता है गामा टाइम्स बी एक्स प्लस वी जेड ई वाई बाय सी स्क्वेयर, तो ये फॉर्मूला होता है, एंड ये हो जाएगा क्योंकि बी एक्स तो ज़ीरो दे रखा है तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गई, तो बचा क्या गामा इंटू वी, सो वेलोसिटी वी है, वी जेड वी है, एंड इंटू ई वाई बाय सी स्क्वेयर। सो ये आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन। सिंस मैग्नेटिक फील्ड पहले ज़ीरो थी बट अब ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन ज़ीरो है, तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करके ये क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है। तो एंड वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, बी वाई डैश विल बी गामा टाइम्स बी वाई माइनस वी जेड ई एक्स बाय सी स्क्वेयर, एंड ये हो जाएगी माइनस गामा वी, ये तो ज़ीरो है, ई एक्स बाय सी स्क्वेयर। सो ये आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। अगेन ये भी नॉन ज़ीरो है, पहले ज़ीरो थी अब नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना इस चीज़ पे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन ये एप्लीकेबल हैं जब हमारा जो मूविंग फ्रेम है वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो ये जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डैट इज़ वी जेड के कैप, ठीक है। सो अब मैं फॉर्मूलेज आपको बता देता हूँ। अगर जो हमारी वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर एक्स डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप कोई भी डायरेक्शन के फॉर्मूले याद करो, फिर एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, वाई को जेड से, और जेड को एक्स से रिप्लेस कर दो। सो सिंपली मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। अगर हम एक्स डायरेक्शन में हमारा फ्रेम मूव कर रहा है, जैसे एम फ्रेम जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में फील्ड्स इनवेरिएंट रहेंगी, ये मैंने बताया अभी। सो ई एक्स डैश ई एक्स के इक्वल रहेगा, बी एक्स डैश बी एक्स के इक्वल रहेगा, एंड जो बाकी डायरेक्शन में है ई वाई डैश, तो आप क्या करो, अब हमने क्या करा कि वेलोसिटी हमने z को x से रिप्लेस कर दिया, पहले z डायरेक्शन में मूव कर रहा था, z को x से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे भी यही हुआ। तो यहाँ पे जो था ये सेम डायरेक्शन वाली थी, तो z को हमने x से रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें ई वाई डैश निकालना है, तो यहाँ पे मैंने x वाला बताया था, तो हम क्या करेंगे, x को y से रिप्लेस कर देंगे। सो x को y से रिप्लेस कर दिया, सो गामा टाइम्स ई वाई, यहाँ पे भी मैंने x को y से रिप्लेस कर दिया। इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, सो इसी की तरह होगी इक्वेशन। सो ई वाई डैश हो जाएगा गामा ई वाई, एक्स को y से कर रहा हूँ, माइनस z को हमने क्या करा, x से रिप्लेस करा, तो ये हो जाएगी वी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यही वेलोसिटी हमें दे रखी है तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एंड y को किससे रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट वाले से, ठीक है, x को y से कर रहे हैं, z को x से कर रहे हैं, तो y को z से करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वी एक्स बी जेड, ठीक है। एंड ऐसे ही आप ई जेड डैश निकाल सकते हो। सो y को अब मैं z से रिप्लेस कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो y को z से रिप्लेस कर दिया। सो ई जेड डैश विद बी गामा ई जेड प्लस वी एक्स, ठीक है, z को x से एंड x को y से, बी वाई, एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाएंगी बी वाई डैश, that will be gamma
ई वाई, इस इक्वेशन को देखो, गामा ई वाई माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है वी एक्स ई जेड बाई सी स्क्वायर, एंड बी जेड डैश हो जाएगा गामा बी वाई माइनस वी एक्स ई वाई बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये सारी इक्वेशंस आ जाएंगी अगर एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर ये फ्रेम मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में, जे कैप वी वाई जे कैप, तो आप उसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसकी भी ऐसे ही वाई डायरेक्शन में वो सेम रहेंगी, एंड जेड डायरेक्शन में आप सिंपली बाकी डायरेक्शन में एक्स और जेड डायरेक्शन में आप सिंपली रिप्लेस कर देना। ठीक है, ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर देना, तो आपके पास सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो 2 क्वेश्चंस ये मैंने इस वीडियो में कर दिए, सो बाकी क्वेश्चंस भी जल्दी आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।